पेन कहाँ गया? पेन, ब्लैक ब्लैक मार्कर। इंक भी होगा उसमें, देखिए इंक। कहाँ तक हो गया था? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। ये हो गया था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। इस केस में बताए थे कि ये जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन होता है, इसका वैल्यू दैट इज -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। और ये भी बताया गया था दिस इज इक्वल टू -57.3 किलो जूल पर मोल। ये फिक्स होता है। उसके बाद लिखे यहाँ पर enthalpy of neutralizations of ऐसे कर दो, weak acid and weak base are always less than the, सर एंथैल्पी ऑफ, लिख रहा हूं देखो, are always less than the enthalpy of neutralization of strong acid plus strong base as some amount of energy is used as enthalpy of to ionize या to dissociate weak acid और weak base। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ इसको पहले लिख ले, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड
और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करा रहे थे। तो मेनली देखो, आपको पता है ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऑल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या होगा, ये अपने आप आयनाइज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। क्या इसको डिसोसिएट होने में कोई एनर्जी लग रही है? तो हम बोलेंगे इसका ये दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। इसको आयनाइज होने में कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है, एज इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये जो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, ये अपने आप डिसोसिएट हो जाते हैं। इसको डिसोसिएट करने के लिए एडिशनल एनर्जी नहीं देना पड़ेगा बाहर। अगर इसी जगह मैं एसिटिक एसिड लेता तो अपने आप 100% आयनाइज नहीं होता, क्या करना पड़ता? एडिशनल एनर्जी सप्लाई करना पड़ता। ये चीज समझ रहे हो? ये अपने आप डिसोसिएट हो जाएगा H+ और Cl- आयंस में। ये भी अपने आप आयनाइज हो जाएगा Na+ और OH- आयंस में, हो जाएगा ना। और ये भी क्या है, ये मेनली क्या है, ये दिस वन इज Na+ और Cl-। तो अभी क्या देख रहे हो, यही बताया गया था ना, ये Cl-, ये Cl- से कैंसिल हो जाएगा, ये Na+ से कैंसिल हो जाएगा। फाइनल रिएक्शंस क्या होता था, ये H+ और OH- दोनों कंबाइन कर ये वाटर बनाता था। ये दोनों जब कंबाइन करता था वाटर बनाता था, इसलिए बोलते थे कि डेल्टा एच, जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू होता है, दैट वन इज -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। देखिए अब इस केस में देखिए, अभी हम सेकेंड केस लिख रहे हैं। मान लीजिए एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और उसका रिएक्शंस मान लो कि NaOH से करा रहे हैं। ये क्या फॉर्म होगा, सोडियम एसीटेट और प्लस वाटर। क्या ये बताओ मुझे, ये अपने आप आयनाइज होगा क्या? नहीं होगा, ये वीक एसिड है तो ये अपने आप आयनाइज 100% नहीं होगा, बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस करने के लिए हमको इसको 100% आयनाइज कराना पड़ेगा। ये तो अपने आप हो गया, ये नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। क्या वो अपने, हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे क्या? कहेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव है। तो क्या क्या करेगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का ही कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा एज टू आयनाइज द एसिटिक एसिड। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं समझे, कि देखो जब इस कंटेनर में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग लेंगे तो उस केस में कितना -13.7 किलो कैलोरी एनर्जी निकल रहा था, लिबरेट हो रहा था। अभी मान लो कि अभी क्या किया हमने, अभी एसिटिक एसिड और NaOH लिया, तो एसिटिक एसिड और NaOH लिया तो इसमें -13.7 किलो कैलोरी एनर्जी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि क्योंकि इसका कुछ एनर्जी दैट विल यूटिलाइज टू आयनाइज द वीक पार्ट। ये एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, ये चीज समझ रहे हो? तो इसमें जो एनर्जी, ये माइनस साइन क्या ओनली इंडिकेट क्या कर रहा है कि इवॉल्व हो रहा है। तो इसमें जो वैल्यू होगा ये हमेशा इसमें हो सकता है -12 किलो कैलोरी एनर्जी निकल सकता है, -10 किलो कैलोरी एनर्जी निकल सकता है। ये एनर्जी हमेशा कम निकलेगा। क्यों कम निकलेगा? क्योंकि कुछ एनर्जी दैट इज यूटिलाइज टू आयनाइज द वीक पार्ट। समझ रहे हो ना? कुछ एनर्जी इसको आयनाइज करने में यूज हो जाएगा, और वो एनर्जी कहां से आएगा, यही इसी का कुछ वैल्यू यहां पर यूज हो जाएगा। तो हम क्या यहां पर बोल सकते हो, इसका इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, इसका कुछ वैल्यू आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमको यहां पर सप्लाई करना पड़ रहा है। हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं,
रिएक्शन से ही क्या, जो एनर्जी निकलने वाला था उसी का कुछ पार्ट यहाँ पर आयनाइज करने में यूज हो रहा है। ये चीज समझ रहे हो? अगर हम एनर्जी दे देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये पूरा पूरा टूट जाएगा अभी, और ये तो अपने आप टूट जाएगा, इसको तो एडिशनल एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है। और ये तो सॉल्ट, ऑल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी क्या देख रहे हो, इससे ये कैंसल्स हो गया, Na+ से Na+ कैंसल्स, और ये H+ OH- कंबाइन करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अभी हम थोड़ा देर के बाद आपको हेस लॉ पढ़ाएंगे। जैसे यहां पर क्या देखा, यहां पर इस रिएक्शंस का डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, इस रिएक्शंस का डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। ऑटोमेटिकली कितना आ गया, -13.7 किलो कैलोरी आ गया। अभी जब हम इस रिएक्शंस का डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू और प्लस, ये तो जानते हैं ना डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, दिस वन इज -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। क्या समझ रहे हो, इस रिएक्शंस का डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन दैट इज इक्वल टू डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ दिस एसिटिक एसिड प्लस 0 प्लस दिस वैल्यू, that will gives the delta H neutralizations of this weak acid and strong base। और ये वैल्यू हमेशा देखोगे -13.7 से कम ही आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी इसको आयनाइज करने में यूज हो गया। समझ में आ गया ना? चलो तो यहां पर लिख लो, इस रिएक्शंस का जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन होगा, किसका, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड प्लस, ऐसे करो, प्लस माइनस डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। और फिर से लिख लो, और ये वैल्यू तो पता है, वी आर फैमिलियर विद दिस वैल्यू। समझ गए ना, ये जो वैल्यू आता है ये तो पता है ना, देखो -13.7। अब ये बताओ, अभी नेक्स्ट रिएक्शन लेता हूं, अब यहां पर एसिटिक एसिड कर देता हूं, यहां पर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड कर देता हूं और अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। इस रिएक्शंस का मुझे डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस बताएं। अभी दोनों चीज ले लिया हूं वीक, इसमें एक था तो इसको भी 100% आयनाइज कराओ, इसको भी 100% आयनाइज कराओ, यहां पर भी एनर्जी देना पड़ेगा, यहां पर भी एनर्जी देना पड़ेगा, तभी फिर क्या होगा, H+ OH- कंबाइन करके वाटर बना लेगा। मिस मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझे, देखो ये अपने आप नहीं टूटेगा, इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि सप्लाई करना पड़ रहा है। अगर इतना एनर्जी दे दोगे तो क्या हो जाएगा, एसिटेट आयन और H+ आयंस 100% टूट जाएगा, इसको 100% तोड़ने के लिए भी एनर्जी देना पड़ेगा। और ये तो अपने आप टूट जाएगा।
क्या देख रहे हो? अब ये इससे कैंसल हो जाएगा, ये इससे, अच्छा ये यहाँ पर ये रिएक्ट CH3COO NH4, ये उल्टा हो गया, यहाँ पर चेंज कर लेना। तो फिर क्या होगा देखो, H प्लस OH माइनस दोनों कंबाइन करके वाटर बना लेगा। दिस इज द इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका वैल्यू पता है, मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, दैट वन इज इक्वल टू ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, तीनों को ऐड करेंगे तभी इस रिएक्शंस का डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन आएगा। इस केस में भी तो यही कर रहे थे, इस रिएक्शंस का डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। इस रिएक्शन में भी तो यही कर रहे थे, इस रिएक्शंस का डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ये 0 प्लस 0 प्लस -13.7, समझ रहे हो? अब तो यहां पर क्या लिखूंगा, डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया एक तरह से। फिर से लिख दे रहा हूं, डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये वैल्यू तो पता है -13.7 आता है, और किलो जूल में यहां पर लोगे तो -57.2 देना पड़ेगा। बताओ इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा और इस रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होगा, कहां पर ज्यादा रिलीज होगा, कहां पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा वैल्यू ज्यादा होगा? मतलब इस केस में मान लो कि जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन आ रहा है ना -12 आ रहा है, तो इसमें जो वैल्यू आएगा, इस केस में जो वैल्यू आएगा दैट विल बी लेस देन 12 और ग्रेटर देन 12, लेस देन 12। क्यों? क्योंकि यहाँ दो पार्ट को आयनाइज करने में एनर्जी यूज हो रही है, तो इसमें डेल्टा एच -9 -10 मीन्स दैट विल बी लेस देन 12। ये माइनस साइन ओनली क्या इंडिकेट कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन लिखिए, मतलब ओवरऑल जनरलाइज फॉर्मूला, मतलब इतना पढ़ाने के बाद एक लाइन में अगर बोलूं मैं, तो ओवरऑल जो रिएक्शंस होगा, ओवरऑल जो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दोनों चीज वीक ले लेता हूं, दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले इसको आयनाइज करो, फिर इसको आयनाइज करो, और अगर दोनों को आयनाइज कर देंगे फिर तो H प्लस OH माइनस का कॉम्बिनेशन ही होगा, तो इसको आयनाइज कर दीजिए, इसको बेस को भी आयनाइज करो, और प्लस अगर दोनों को आयनाइज कर दिए
तो फिर तो H प्लस OH माइनस का कॉम्बिनेशन है। समझ गया? यही चीज ओवरऑल ध्यान रखना है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो ये 0 हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो ये 0 हो गया। ये वाला तो सब में ही रहेगा, पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहता था तो ये दोनों 0 हो जाता था। चलो क्वेश्चन लिखो। लिखिए द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH and NH4OH by HCl are minus 13680 calorie and minus 12270 calorie respectively. What is the enthalpy of ionizations of अमोनियम हाइड्रोक्साइड? इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चंस में सीधा कर रहा है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराएं तो इतना एनर्जी निकला, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन कराएं तो इतना एनर्जी निकला, तो NH4OH को आयनाइज करने में कितना एनर्जी यूज हुआ? हाँ पॉजिटिव ही तो आएगा। आयनाइजेशन, enthalpy of ionization, it will always come positive. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सर 1430 1410 इन दोनों को माइनस कर दो। एक देखो चलो, एक कंटेनर है जिसमें NaOH, ऐसे समझो आप, और एक कंटेनर है जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। हम दोनों में HCl मिला रहे हैं। इसमें जब HCl मिलाएं ना, तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इसमें डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन जो है
दैट वन इज -13680। जब ये दोनों इसको इसमें मिलाते हैं तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन का जो वैल्यू दे रहा है दैट वन इज -12270 कैलोरी। समझ रहा है इतना? तो बोल रहा है कि देखो इसमें देखा जाए तो दोनों स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसमें आयनाइज करने के लिए एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, बट इसमें एक पार्ट हमको दिख रहा है कि ये वीक बेस है, इसको आयनाइज करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ एनर्जी लगा होगा, इसलिए ये वैल्यू देख रहे हो इसमें 13680 एनर्जी निकल रहा है और इसमें कम एनर्जी निकल रहा है, इसमें ज्यादा एनर्जी निकल रहा है, इसमें कम एनर्जी निकल रहा है। मतलब एनर्जी जा कहां रहा है? जो एनर्जी इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे ना, दैट एनर्जी विल यूटिलाइज टू आयनाइज द NH4OH। समझ गया? यही चीज तो करना था। मतलब अगर इक्वेशन वाइज लिखोगे तो डेल्टा इसका डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इस केस में लिखोगे दैट वन इज डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ NH4OH जो कि क्वेश्चन में पूछा है आपसे, प्लस जब फिर क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो हम लोग जानते हैं यही चीज यूज करेंगे ना, दैट इज -1313680। तो देखो यहां पर ये वैल्यू भी आप जानते हो 12270 और ये डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड 13680 निकाल लीजिए आप। ये कितना आ जाएगा 1410 कैलोरी। किलो कैलोरी में बोल देता तो 1.4 आ जाता। समझ गए? तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशंस। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा HA। लिखिए इट इज द एंथैल्पी चेंज comma when 1 mole of substance is directly converted into gaseous atoms। एक मोल सब्सटेंस को गैसियस एटम्स में पहुंचाना है आपको। तो इसमें बताओ ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा या एक्सोथर्मिक? ये हमेशा इंडोथर्मिक होगा, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, गैसियस एटम्स में बदलने के लिए यू हैव टू सप्लाई सर्टेन एनर्जी। तो ये सेकंड लिख लीजिए, इट इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब इसका मतलब होता है, मैथमेटिकल भाषा में समझाना चाहूं तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब ये डेफिनेशंस क्या बोला?
डेफिनेशन समझो। एक मोल सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, ये सब्सटेंस गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक मोल सब्सटेंस को गैसियस एटम्स में बदलना है, गैसियस एटम्स, ये ध्यान रखना, गैसियस एटम्स में बदलना है। एक मोल सब्सटेंस को गैसियस एटम्स में बदलना है। इसमें जो एनर्जी लगेगा दैट वन इज द हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ O2 गैस। और ये वैल्यू कैसा आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा पता नहीं, बट दैट वैल्यू विल कम पॉजिटिव। वो वैल्यू याद नहीं करना है आपको, बट ये ध्यान रखना है ये वैल्यू जब भी देखोगे पॉजिटिव ही आएगा। जैसे और देखो, अगर मान लो कि मीथेन है, एक मोल सब्सटेंस को गैसियस एटम्स में बदलना है, तो बदल दिए। इसमें जो एनर्जी लगेगा दैट वन इज द हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ मीथेन, सॉरी हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन। हाँ 4H। जैसे देखो ये कार्बन सॉलिड है, ये भी एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस को क्या करना है, गैसियस एटम्स में बदलना है। एक मोल सब्सटेंस को गैसियस एटम्स में बदलने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट वन इज कॉल्ड एटोमाइजेशन एनर्जी या हीट ऑफ एटोमाइजेशन। दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड। जैसे और देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है, एक मोल सब्सटेंस को क्या करना है, गैसियस एटम्स में बदलना है। कैल्शियम गैस, कार्बन गैस प्लस 3O गैस। इसमें जो एनर्जी लगेगा दैट वन इज कॉल्ड हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। तो आई थिंक सो अब डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक मोल सब्सटेंस को गैसियस एटम्स में बदलने के लिए जो भी एनर्जी सप्लाई करोगे दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हेस लॉ बता दिए थे, हेस लॉ, हेसेस लॉ लिख लो, इसके बाद हेस लॉ लिख लो। हेसेस लॉ, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन। लिख लीजिए इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the enthalpy change of an chemical reactions remain constant whether the reactions is carried out in single step or multiple step। देखो ये क्या बोलना चाहते हैं, समझो इसको। एक रिएक्शन है A gives rise to D। अगर इस रिएक्शंस को सिंगल स्टेप में करा रहे हैं, अभी एक ही स्टेप में A
रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट डायरेक्टली डी बन गया। तो इसमें कुछ ना कुछ इंथैल्पी चेंज होगा, इस रिएक्शंस का कुछ ना कुछ इंथैल्पी चेंज होगा ना। अगर इस रिएक्शंस को अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, अगर इस रिएक्शंस को आप सिंगल स्टेप में कैरी कराओ या आप क्या करो मल्टीपल स्टेप में कैरी कराओ, मतलब ए से पहले बी बनाओ, बी से फिर सी बनाओ और सी से डी बनाओ। इस रिएक्शंस को हम मल्टीपल स्टेप में करा रहे हैं। इस ए से जब बी बना होगा इसका कुछ ना कुछ इंथैल्पी चेंज होगा, जब बी से सी बना होगा इसका कुछ ना कुछ इंथैल्पी चेंज होगा, सी से जब डी बना होगा इसका कुछ ना कुछ इंथैल्पी चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू दिस हेस लॉ इंथैल्पी चेंज रिमेन कांस्टेंट। अगर इस रिएक्शंस को सिंगल स्टेप में कराएं तो इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, अगर इसी रिएक्शंस को मल्टीपल स्टेप में कराएं तो इंथैल्पी चेंज डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ क्या बोला, डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। यही है हेस लॉ। अगर किसी रिएक्शंस को सिंगल स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप में कराओ, इंथैल्पी चेंज विल रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद देखिए, अगर मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन से A गिव्स राइज टू B, अगर इसका डेल्टा H हमने दे दिया, सपोज लेट इट बी 50 किलो कैलोरी पर मोल दे दिया। अगर इस रिएक्शंस को समझे यहां पर, अगर इस रिएक्शंस को हम रिवर्स करें, ऐसा भी जरूरत आएगा कहीं पर रिएक्शंस को रिवर्स करना पड़ सकता है, रिएक्शंस को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो अगर हम इस रिएक्शंस को रिवर्स करेंगे तो इसका डेल्टा एच भी चेंज हो जाएगा। अगर इस रिएक्शंस को रिवर्स करेंगे तो इसका डेल्टा एच में क्या होगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मींस प्लस 50 हो जाएगा। अगर इस रिएक्शंस को हम B गिव्स राइज टू A कर दूं तो इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा। अगर मान लो कि इस रिएक्शंस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो डेल्टा एच को भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो इस रिएक्शंस को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए तो डेल्टा एच को भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझिए ये चीज, तो ये ध्यान रखना है, इसको लिख लो फिर क्वेश्चंस करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, determine the enthalpy of formations, determine the enthalpy of formation of H2O2 liquid, H2O2 liquid, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम जानते हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड। determine the enthalpy of formations of hydrogen peroxide from following data, डाटा दिया हुआ है N2H4, इसका नाम किसी कोई बताएगा, N2H4 क्या, सर हाइड्रोजन। बिल्कुल गुड, हाइड्रोजन। इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे दिया माइनस 800 किलो जूल पर मोल।
इस रिएक्शंस का डेल्टा H -600। चलो लिखो पहले क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखने के बाद सबसे पहले आप इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 का रिएक्शन लिखें। ये सब सिखा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीका से। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 का रिएक्शन लिखें आप। क्या मैं बोला लिखिए रिएक्शंस। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 का रिएक्शंस कुछ ना कुछ होगा ना। कहाँ हाँ अच्छा, क्या डेफिनेशंस क्या होता है बताओ। डेफिनेशन कुछ ना बताया होगा ना, कुछ ना कुछ। एक मोल प्रोडक्ट फॉर्म करवाना है, हाँ, फ्रॉम द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। क्या वाटर स्टैंडर्ड स्टेट है? देखो अगर रिएक्शंस ही नहीं लिख पाओगे तो आप क्वेश्चन सोचोगे कैसे। सबसे पहले तो देखो यही रिएक्शंस है, एक मोल प्रोडक्ट फॉर्म करवाना है आपको। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। दैट एलिमेंट मस्ट बी इन स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है ये भी बताया था। नेचर में जैसे ये देखा जाए, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट, नेचर में हाइड्रोजन H2 फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में मिलता है। दैट इज द स्टैंडर्ड स्टेट। हो गया। देखो इस रिएक्शंस का इंथाल्पी चेंज जो होगा दैट इज द इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2। यही क्वेश्चन में पूछा है। ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ दीज 3 डाटा। तो देखो कैसे क्वेश्चंस करते हैं, कैसे देखो। सबसे पहले ये देखो H2O2 का सोर्स कौन है। H2O2 का कोई सोर्स होगा ना। कहां से H2O2 मिलेगा आपको? अच्छा, थर्ड रिएक्शन से मिलेगा, फर्स्ट रिएक्शन से मिलेगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन से मिलेगा, H2O2 मिलेगा, फर्स्ट रिएक्शन से मिलेगा ना। देखो H2O2 है तो रिएक्शन को क्या करना है, ये प्रोडक्ट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है तो रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के साथ साथ दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, आपको H2O2 चाहिए। यहाँ पर क्या है देखो 2H2O2, हाफ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना है। तो डेल्टा H के साथ साथ क्या हो गया बताओ। एक जब रिवर्स किया तो 800 हो गया और बाई 2 किया मीन्स 400 हो गया। 400, इतना समझ रहा है H2O2। तो आप जो काम किए ना उतना कर लो। मतलब मैं ये किया, इस रिएक्शंस को लाने के लिए क्या काम किए हम, एक तो हाफ रिवर्स किए ना, हाँ, इनटू हाफ इनटू H2 प्लस 2 वाटर लिक्विड गिव्स राइज टू हाफ इनटू H4 प्लस H2O2। हमको ये चाहिए, ये मिल गया, इसको हम सर्कल कर दिए। और इसका डेल्टा जो हो गया दैट वन इज प्लस 400 हो गया।
इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो सेकंड चीज, सेकंड बताओ H2 का सोर्स कहाँ है? H2 का सोर्स ऑफ H2 कहां से मिलेगा? थर्ड में, रिएक्टेंट साइड है। देखो ये रिएक्टेंट साइड है ना, ये दिस वन इज योर डिजायर्ड रिएक्शंस। आपको इस रिएक्शंस तक पहुंचना है, समझा? विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रिएक्शंस, और जो भी काम करोगे डेल्टा H के साथ भी वो काम करना, ऑपरेशंस करना है। तो बताओ H2 का सोर्स ये है, हाँ रिएक्टेंट साइड ये भी है, ये भी रिएक्टेंट साइड है, एज इट इज ऐड कर दो। चलो इसमें कुछ भी नहीं किए हम, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स राइज टू H2O। इसका डेल्टा H लिख लेते हैं -300। चलो O2 का सोर्स, O2 का सोर्स, चलो ये भी यहां पर भी O2 है, यहां पर भी O2 है। अच्छा ये रिएक्शन देखो ना, -300 ये ना। चलो अब क्या देखो, अब यहां पर देखो O2 तो यहां मिल जाएगा, बट मुझे N2H4 नहीं चाहिए, N2H4 नहीं चाहिए हमको। तो N2H4 यहां से भी आएगा ना, कितना? N2H4 क्या है, या कैंसल होने के लिए हाफ चाहिए, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? हाफ कर इसको ऐड कर देंगे यहां पर, समझ रहे हो? तो यहां कर देता हूं हाफ N2H4 प्लस हाफ O2 गिव्स राइज टू हाफ N2 प्लस वाटर। डेल्टा H क्या हो जाएगा बताओ इसका? अपने हाफ किया ना, -300। क्या इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करने से यही रिएक्शन मिलता है क्या? देखो कैंसल्स हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी कैंसल्ड। ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन कैंसल्स हो गया, H2 ये भी कैंसल्स हो गया, और कुछ बचा क्या? 2 वाटर देखो। सर वो -150 होगा ना? हाँ तो हाफ से हाफ किया तो 600 है ना, 600 का हाफ कितना होता है? 300 -300 होगा यस ना? यस समझ गया? डिजायर्ड रिएक्शन मिल रहा है, तो इन तीनों को ऐड करने से मिल रहा है ना, तो हेस लॉ अप्लाई करेंगे, इन तीनों को ऐड कर दो, दैट विल बी द नेट डेल्टा H। डेल्टा H कितना हो जाएगा बताओ? 6, हाँ मीन्स -200 किलो जूल, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। देखो हेसेस लॉ का क्वेश्चंस को इसी तरह करते हैं, पहले डिजायर्ड रिएक्शन सर्च कीजिए, और देखो जो गिवन डाटा दिया है उसके हेल्प से आप डिजायर्ड रिएक्शन तक कैसे पहुंचोगे। जो भी काम करोगे डेल्टा H के साथ भी वही करते जाना है आपको अपने आप आंसर निकल जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है? चलो उसके बाद लिखो नेक्स्ट लिखिए बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मीन्स अभी तक का मतलब थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा करते हैं बॉन्ड एनर्जी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी को समझिए। लिखिए इट इज द एवरेज एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। इट इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड, it is average energy required to break 1 mole of particular
1 mole of particular type of bond in a compound in gaseous state in a compound in gaseous state to form gaseous atoms. मतलब इसमें इस डेफिनेशंस में इंपॉर्टेंट टर्म पूछा जाए मुझसे तो देखो, फाइनली प्रोडक्ट को आपको क्या गैसियस एटम्स में बदलना है। हाँ, ये जो रिएक्टेंट होगा, ये जो कंपाउंड होगा, इट मस्ट बी इन गैसियस स्टेट ऑल्सो। मतलब रिएक्टेंट भी गैस फेज में, प्रोडक्ट भी गैस फेज में। मतलब जैसे एग्जांपल समझिए, ये देखिए मीथेन है, मीथेन आपको पता है मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये मीथेन है आपके सामने, क्या बोला गया? इट इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 CH bond, 1 mole of particular bond in this gaseous compound to form क्या चीज? गैसियस एटम्स। 1 मोल CH को इस कंपाउंड में 1 मोल CH को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस एटम्स, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ये समझा? इसको पूरा तोड़ने, अगर मान लो कि एक को तोड़ने में एनर्जी जो लग रहा है एप्सिलन लग रहा है, तो इस पूरा CH4 को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा? 4 इंटू एप्सिलन। समझ रहा है? तो हम यही बोल रहे हैं कि इसको पूरा तोड़ने में 4 इंटू एप्सिलन ऑफ CH लिख देता हूं। ये एप्सिलन CH कर देता हूं। इतना एनर्जी दे देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस एटम्स में, कन्वर्ट हो गया। अगर इफ यू विल सप्लाई दिस मच एनर्जी, देन दिस CH4 गैस will automatically get convert to carbon gas and 4H गैस। समझ रहा है? डेफिनेशन समझ में आ रहा है या नहीं? चलो और देखो, और एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो कि C2H6 है, इस C2H6 गैस को आपको गैसियस एटम्स में बदलना है। अपने आप तो नहीं बदलेगा। तो ये क्या करना पड़ेगा बताओ? इसमें देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसा होता है? ऐसा होता है, देखो यही है ना, दिस इज इथेन, इसको इथेन बोलते हैं। अगर मान लो कि इसमें कितने तरह के बॉन्ड हैं? इसमें 2 तरह के बॉन्ड है। इथेन में 2 तरह के बॉन्ड है, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर आप पूरे इथेन को गैसियस एटम्स में बदलना चाहते हो तो CH बॉन्ड को तोड़ने में, मान लो कि CH बॉन्ड को तोड़ने में एप्सिलन CH एनर्जी लगा, ये तो एक को तोड़ने में लगा। कितना CH बॉन्ड है? 6 है। अगर हम इतना एनर्जी दे देंगे तो इसमें जितना भी CH बॉन्ड है टूट जाएगा। उसके बावजूद भी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी तो है, उसको भी तो तोड़ना है। तो उसको कैसे, उसको तोड़ने में कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 1 इंटू एप्सिलन ऑफ CC एनर्जी। अगर हम इस कंपाउंड को इतना एनर्जी सप्लाई कर दे तो ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट इनटू गैसियस एटम्स। समझ रहे हो? चलो जैसे देखो यहां पर, अभी इसको समझना। इसका नाम पता है? बेंजोइक एसिड।
इसका स्ट्रक्चर भी पता होगा, आई होप सो। देखो, 1 मोल बेंजोइक एसिड को गैसियस एटम से बदलने के लिए टोटल कितना एनर्जी देना पड़ेगा, पहले ये बताओ। इसमें कितने CH बॉन्ड है, पहले CH बॉन्ड को तोड़ लेते हैं। CH बॉन्ड यही 5 है। अगर CH बॉन्ड को तोड़ना है तो कितना एनर्जी दूं, 5 इंटू एप्सिलॉन ऑफ CH। जितने भी CH बॉन्ड है सब टूट जाएगा। कितना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, 1 2 3, तो 3 इंटू एप्सिलॉन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, पूरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टूट गया। कितना कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, 1 2 3, 3 और 1 4, ये भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ही है ना। तो अगर हम इसमें 4 इंटू एप्सिलॉन ऑफ कार्बन कार्बन दे देंगे तो इसमें जितना कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है सब टूट जाएगा। कितना कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक यहां पर देखो। अगर हम एप्सिलॉन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड एनर्जी देंगे तो ये भी टूट जाएगा। कितना कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अच्छा 5, एक ही है ना। अगर हम इतना एनर्जी सप्लाई करेंगे तब जाकर ये गैसियस एटम्स में बदलेगा। तो आई होप सो इससे आपको बहुत चीजें समझ में आ गई और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शंस लिखने आएगा तभी आप इसका क्वेश्चंस कर पाओगे। जैसे मान लो कि वाटर गैस है, तो इसमें बताइए, आप लोग को बताना है कितना एनर्जी सप्लाई करूं तब जाकर ये गैसियस एटम्स में कन्वर्ट होगा। हम्म, टू, चलो ये तो पता होगा है सो। इतना एनर्जी देंगे तो ये गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, अब आपको गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा आप लिख लोगे। आगे देखिए, उसके बाद लिखिए कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा HR enthalpy of reactions from bond energy data। इसका फॉर्मूला होता है that one is energy required to convert reactant into gaseous atoms minus energy required to convert product into gaseous atoms। या कहीं कहीं पर कुछ बुक में ऐसे भी लिखे रहते हैं दैट वन इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट।
उस बेंजीन का डबल बॉन्ड सिंक कहाँ गया तुम्हारा? या हमको हमको मन किया इसको ऐसे ही अच्छा ऐसे बना दिए, और उससे भी एक्चुअल स्ट्रक्चर तो इसका इस तरह से होता है। मतलब बोलते हैं दैट वन इज, इसमें ना तो प्योर सिग्मा बॉन्ड है, हाँ ना तो प्योर पाई बॉन्ड है। मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये डीलोकलाइज होते हैं, घूमते रहते हैं। चलो अब इसको देखो, अब ये फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए आप यहां पर समझे। देखिए समझे। देखिए अगर मान लो कि इस रिएक्शंस का मुझे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस निकालना है, इस रिएक्शंस का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस निकालना है, तो कैसे निकालते हैं समझिए। क्या बोला गया? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू गैसियस एटम्स, रिएक्टेंट इनटू गैसियस एटम्स। अब आप ही बताओ मुझे, अगर मुझे गैसियस एटम्स में बदलना है तो कितना एनर्जी दूं? तो हम बोलेंगे एप्सिलॉन ऑफ एच एनर्जी दे दीजिए, ये गैसियस एटम्स में टूट जाएगा। समझाइए। अब इसको तोड़ने के लिए, गैसियस एटम में तोड़ने के लिए कितना एनर्जी दूं? 1 मोल रहता तो एप्सिलॉन ऑफ ओ डबल बॉन्ड ओ एनर्जी देता, बट यहां पर हाफ मोल है, तो क्या देना पड़ेगा? हाफ ऑफ एप्सिलॉन ऑफ ओ डबल बॉन्ड ओ एनर्जी देंगे, तो ये गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला था? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू गैसियस एटम्स। कितना एनर्जी लगा? एप्सिलॉन ऑफ एच एच प्लस हाफ इंटू एप्सिलॉन ऑफ ओ डबल बॉन्ड ओ। इतना एनर्जी देंगे तो रिएक्टेंट गैसियस एटम्स में बदल जाएगा। अब क्या देखो, अब प्रोडक्ट को भी मुझे गैसियस एटम्स में बदलना है, तो इसके लिए कितना एनर्जी दो? देखो ये सब रिएक्शंस अभी तक मैं ये सब रिएक्शंस ही लिखना आपको सिखा रहा था। ये सब जो करवाया क्या क्या था, ये सब यही है, यही सब है ना। तो इतना एनर्जी देंगे तो गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला था? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू गैसियस एटम्स माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू गैसियस एटम्स। अगर हम इतना एनर्जी देंगे तो प्रोडक्ट भी आपका गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सब डाटा देगा क्वेश्चंस में। चलो एक और बताता हूं। चलो पहले आप रिएक्टेंट को गैसियस एटम्स में बदले, रिएक्टेंट को गैसियस एटम्स में बदले और उसमें कितना एनर्जी लगेगा वो भी लिखें।
अच्छा, वहाँ मीथेन में तो सीसी बॉन्ड अपने घर से लाएगी क्या? मीथेन का स्ट्रक्चर सही है। थोड़ा सा गलती है। 4 इंटू एप्सिलन ओ एच, वाटर वाटर वाला देखो। तो कर लिया। यस सर। चलो देखो, जैसे नहीं हो रहा देखिए। अब ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप मीथेन का अगर स्ट्रक्चर नहीं जानोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर नहीं जानोगे, तो कहाँ से उसका बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर पाओगे। और ये सब देगा भी नहीं वो। सर वाटर पे 4 एप्सिलॉन OH हाँ होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 4 एप्सिलॉन एच। तो ओके। देखो, इसको कन्वर्ट करने के लिए, गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन CH एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए ओनली O2 रहता तो क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन O डबल बॉन्ड O। बट यहाँ पर 2 मोल है, ये तो 1 मोल, इतना से तो 1 ही मोल O2 गैसियस एटम्स में बदलेगा। बट यहाँ पर 2 मोल है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। तब इतना एनर्जी देंगे तो क्या होगा, 4 ऑक्सीजन गैस। अगर इतना एनर्जी आप दोगे तो रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू गैसियस एटम्स। अब देखो, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे। अब आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है, तो इसमें 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ऑफ C डबल बॉन्ड O। अगर if I will supply this much energy, then CO2 will automatically get convert into gaseous atoms। इसी तरह यहां पर ये वाटर, तो अगर हम इसमें 2 एप्सिलॉन OH एनर्जी देंगे ना, तो 1 ही मोल वाटर गैसेस एटम में बदलेगा। बट यहां पर 2 मोल है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। इतना एनर्जी देंगे तो 4 हाइड्रोजन गैस प्लस 2 ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका, इस रिएक्शन का डेल्टा एच, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू गैसियस एटम्स, 4 इंटू एप्सिलॉन CH प्लस 2 इंटू एप्सिलॉन O डबल बॉन्ड O। रिएक्टेंट गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो गया, माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू गैसियस एटम्स, हो गया। चलो अब ये हो गया, तो क्वेश्चन लिखे हैं फिर। कैलकुलेट द enthalpy change, calculate the enthalpy change for the reactions, calculate the, रुक जा सॉरी, यहाँ से कैलकुलेट हटा दो, द enthalpy change, कैलकुलेट हटा दीजिएगा, द enthalpy change for the reactions is ये रिएक्शंस कुछ ऐसा है,
ये कार्बन है, इसका डेल्टा एच दिया हुआ, दैट वन इज एक्स किलो जूल। कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। इस रिएक्शंस का डेल्टा एच दे दिया है। कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। x/4। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड, XY4, सीधा सा क्वेश्चन, दैट इज XY4। देखो अगर फॉर्मूला भी लगाकर बनाना चाहोगे तो वही सेम आएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू गैसियस एटम्स, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन CH। अगर इतना एनर्जी दोगे तो क्या होगा, गैसियस एटम्स में बदल जाएगा। अब ये देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू गैसियस एटम, इट इज ऑलरेडी इन गैसियस एटम्स, मतलब इसमें कुछ भी एनर्जी नहीं देना पड़ेगा। ये अपने आप क्या, जीरो एनर्जी दोगे तो ये कन्वर्ट, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है। तो डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू गैसियस एटम्स माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू गैसियस एटम्स। तो देखो ये डेल्टा एच का वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में एक्स, तो एप्सिलॉन CH कितना आ जाएगा, XY4। समझ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। एस्टिमेट लिखिए, एस्टिमेट the bond energy of SF bond in SF6 the value of enthalpy of formation of SF6 gas, S gas and F gas are 1100, 275, 180 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। चलो अब रिएक्शंस भी लिख देता हूं। SF6 गैस है, लिख लिए, किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। पहले एक हिंट देता हूं। सबसे पहले आप देखो क्वेश्चंस में हीट ऑफ फॉर्मेशन का डाटा दिया है, तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन का डाटा यूज करके आप इस रिएक्शंस का डेल्टा एच निकालें। और ये चीज मैं पहले पढ़ाया हूं, कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम हीट ऑफ फॉर्मेशन डाटा। That is the heat of formation of product minus heat of formation of reactant.
1255. 0.255। क्या ये ओवरऑल आंसर बोल रहा है मुझे? नहीं सर डेल्टा एच। डेल्टा एच बोल रहा है। डेल्टा एच कितना है? डेल्टा एच बता। हीट ऑफ फॉर्मेशन डाटा 1255। 1255 नहीं, डेल्टा एच कितना है? 255। सही है, सही है। अब तू आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको यूज करके डेल्टा एच निकाल। क्या है ये डेल्टा एच? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी नहीं, दोनों को इक्वल कर दे। हाँ सही है। Sir, 255/6. हाँ गुड गुड, 255/6। 255/6 आंसर इसका होगा। आ गया? मतलब पीछे बैठने का प्रभाव है कुछ ना? अच्छा पीछे। चलो बन गया बच्चे। तो क्लास नहीं आ रहा था, क्या हुआ था? अच्छा ऑनलाइन में था। मतलब आप ही लोग का अच्छा है, जब मन करे ऑनलाइन, जब ऑफलाइन ना। कितना अच्छा है। जब एग्जाम करे, एग्जाम एग्जाम देने का मन करे ऑनलाइन, नहीं तो ऑफलाइन। आप लोग के लिए अच्छा है। चलो देखो, जिनसे नहीं बना देख लीजिए। देखिए यही रिएक्शन से SF6 गैस gives rise to S गैस प्लस इसका डेल्टा H निकालना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। देखो सल्फर का दिया हुआ है 275 प्लस 6 इंटू फ्लोरीन F का दिया हुआ है। F2 रहता तो 0 हो जाता, F2 स्टैंडर्ड स्टेट में हो जाता। 6 इंटू 180 हो गया। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख दिए हम, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट SF6 दे दिया। देखो 1100 कैलकुलेट करोगे 255 किलो जूल पर मोल आएगा। चलो उसके बाद देखें डेल्टा एच। एक तरीका तो हुआ बाय यूजिंग हीट ऑफ फॉर्मेशन डाटा। हीट ऑफ फॉर्मेशन डाटा यूज करके डेल्टा एच निकाल लिया। और क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF, ये पूछ रहा है ना। तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में डेल्टा एच को एक्सप्रेस करूं तो कैसे करूंगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू गैसियस एटम्स, कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF माइनस 0। इतना एनर्जी देंगे तो रिएक्टेंट गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सब तो ऑलरेडी गैसियस एटम्स में है, तो इसमें तो कोई भी एनर्जी नहीं लगेगा। अब ये जो डाटा निकाले हैं डेल्टा एच, देखो हीट ऑफ डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन का डाटा यूज करके निकाले हैं। यहाँ पर डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी डाटा यूज करके निकाले। दोनों तरीका से डेल्टा एच का वैल्यू सेम आना चाहिए, तो इक्वल कर दो आप। 255 इक्वल टू 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF कितना आ जाएगा? 255 अपॉन 6।
यही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलो कोई मुझे बताएगा आइसोप्रीन का फॉर्मूला। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन पता नहीं। सुना है कि बोर्ड का एग्जाम दिया होगा तो पॉलीमर में पढ़ा होगा, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन। चलो किसी को नहीं पता है। चलो ऐसे तो ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर? सॉलिड स्टेट या सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? सॉलिड स्टेट। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। उसमें इमेजिनेशन, आपको इमेजिनेशन पावर अपना बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा, 3D में। तो उस चैप्टर्स, जैसे अगर मैं पूछ ही लेता हूँ थोड़ा थोड़ा आइडिया। पहले तो ये बनाने आना चाहिए, बचपन से बनाना सीख रहा होगा। चलो तो इसमें पूछूंगा पहला, सबसे पहले कितना फेसेस हैं? ये सब बेसिक 6 दिखाई दे रहा है ना। एक ये आगे वाला और ये पीछे वाला, ये, और 1 2 3 4, टोटल 6 एजेस। 12। ये इसको एजेस बोलते हैं। तो इसको काउंट करोगे ऊपर वाला में, जो ऊपर फ्लोर दिखाई दे रहा है, टोटल 4 इधर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कॉर्नर 8। पहले ये सब बेसिक चीजें पता होना चाहिए। कॉर्नर्स 8, ये सब कॉर्नर्स है। चलो फेस डायगोनल, फेस डायगोनल एक, ये जैसे देखो ये एक फेस है, समझ रहे हो? तो फेस डायगोनल यहाँ पर कितना होगा? डायगोनल देखो 1 2, मतलब एक फेस के ऊपर 2 फेस डायगोनल। टोटल कितना फेस है? 6, 6 इंटू 2 12। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल समझ रहा है? ये देख, ये कोना और ये कोना मिला देंगे तो एक बॉडी डायगोनल हो जाएगा। 4, टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स आर देयर, है ना? समझ रहा है? जैसे ये कॉर्नर, ये यहाँ पर समझ लो ये कॉर्नर है, और उस कॉर्नर वहां पर मिला दूं तो क्या हो जाएगा? ये एक बॉडी डायगोनल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से वहां बॉडी डायगोनल, टोटल 4। पहले वाला जो रूम है ना, उसको इमेजिन कर लो। थोड़ा सा रूम रहता है तो सोचने में थोड़ा आसानी होता है, बट अब ये हॉल ही समझना पड़ेगा। जैसे पहले के जमाना, पहले जो गुरुकुल शिक्षा होता था ना, उसी तरह समझो गुरुकुल अभी चल रहा है क्या? चलो नया क्लासरूम बन रहा है, आप लोग नया क्लासरूम भी देखोगे इन कमिंग डेज। फरवरी तक देखो, फरवरी 15 तक हो जाएगा तैयार आपका नया क्लासरूम। चलो तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट, और उसमें भी कुछ फॉर्मूला है, उसको जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी पर फोकस करेंगे। और हम लोग इस चैप्टर्स को भी विद इन 4 to 5 क्लास ओवर हो जाएगा। जैसे थर्मोडायनामिक्स, आई थिंक सो आई हैव टेकन मोर देन 8 क्लास, 8 क्लास 9 क्लास लिया, और इसमें बहुत सारा चीजें, बहुत सारा कॉन्सेप्ट डेवलप कराया। उसको पढ़िए अच्छी तरह से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा। सबसे पहले एक्सरसाइज वाला क्वेश्चंस करें। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करने से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा। उसके बाद सब क्वेश्चंस करना है, बट तरीका बता सकता हूँ। पहले प्रीवियस ईयर
फिर उसके बाद रिमेनिंग एक्सरसाइज धीरे धीरे करना शुरू करें। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन।